हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा मेन डिफेक्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या फिर कॉजेज ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी इन पब्लिक सेक्टर। अभी हम चैप्टर कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, उसी की पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इसके अंदर हम भाई ये पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर ढंग से काम क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या क्या डिफेक्ट्स हैं पब्लिक सेक्टर इंडिया में, क्यों इसमें लो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है मेन डिफेक्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या फिर कॉजेज ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी इन पब्लिक सेक्टर। कौन कौन से कॉजेज हैं प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के पब्लिक सेक्टर में। फर्स्ट है लैक ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि देखिए हमने ये देखा है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका काम जो होता है एफिशिएंटली नहीं होता। यहाँ पर जो काम है वो ढंग से नहीं किया जाता, पैसा ले लिया जाता है। मान लो गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉयज़ हैं या फिर लगा लो गवर्नमेंट ऑफिस है कोई, ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफिस है एक प्राइवेट ऑफिस है, तो गवर्नमेंट ऑफिस में इतना काम नहीं होता होगा जितना कि प्राइवेट ऑफिस में होता होगा। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करते और गवर्नमेंट की जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें एफिशिएंटली वर्क नहीं किया जाता। ठीक है, इसलिए क्या है, लो प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है। मैनेजमेंट नहीं होती, जो हमने पर्सन हायर कर रखे होते हैं एज ए एम्प्लॉयज़ वो प्रॉपर तरीके से उस पोस्ट के लिए एफिशिएंट नहीं होते। ठीक है, उस पोस्ट को मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहे होते हैं वो, तो इसलिए क्या होता है, मैनेजमेंट ढंग से नहीं होता कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर, तो पुअर मैनेजमेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव, देखिए गवर्नमेंट ज़्यादा जो है प्रॉफिट मोटिव को ना ज़्यादा ध्यान देते हुए सोशल ऑब्जेक्टिव रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है इसके अंदर लो होती है, सोशल वेलफेयर में ही सब कुछ लग जाता है। आगे है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। यहाँ पर देखो पॉलिसीज़ वगैरह बन तो जाती हैं बट उसको इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लग जाता है। कि आज कोई मतलब योजना आनी है, मतलब आज उसके बारे में बात हुई है तो कम से कम उसको आने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे आने वाले, तो यानी जेस्टेशन पीरियड जो है बीच में वो बहुत लंबा है। जेस्टेशन पीरियड होता है कोई काम को स्टार्ट करना, मतलब स्टार्टअप करना और उसको आगे पूरा जब उसको लॉन्च करना है, मतलब कि एक कुछ प्लान बना लिया और उसको लॉन्च करना है, उसके बीच का जो टाइम होगा ना वो जेस्टेशन पीरियड होता है। ह्यूज कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। बड़े बड़े जो ब्रिजेस हैं, जो रोड्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े उसमें बने होते हैं, सिटी लिमिट्स बहुत वो होती हैं, नए प्लेसेस होते हैं, तो क्या होता है कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा आता है इसके अंदर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, देखिए पब्लिक सेक्टर वर्कर्स ऑफन इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट आर ऑलमोस्ट रेगुलर फीचर। देखो मोस्ट ऑफ हमने ये देखा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर बाहर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ धरना दिए बैठे रहते हैं, यानी मोस्ट ऑफ ऑफिशियल डिस्प्यूट होते ही रहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, ये इसकी जो ग्रोथ रेट है बहुत स्लो है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है। आगे है इफेक्ट ऑफ लोकेशन, लोकेशन का भी इफेक्ट है। देखो जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स है ना वो ऐसी जगह पे अपने ऑफिस या फिर अपने इंडस्ट्री सेटअप करती है जहाँ पर उन्हें ईजिली सब कुछ अवेलेबल हो सके और जहाँ पर उन्हें कस्टमर भी ईजिली अवेलेबल हो सके। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका एक ये ऑब्जेक्टिव होता है कि ये रीजनल बैलेंस बना कर रखती है, रीजनल बैलेंस बना कर रखती है। तो रीजनल बैलेंस बनाने के चक्कर में क्या होता है कि भाई सब रीजन को इक्वल इम्पोर्टेंट देनी है, तो इसलिए ये ऐसी जगह पर भी अपना सेटअप लगा देते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, मतलब किसी भी चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो इसलिए क्या है, ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कमा पाती ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी लो ग्रोथ होती है। ओवर स्टाफिंग, मोस्ट ऑफ क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम तो कम होता है, स्टाफ बहुत ज़्यादा होता है, यानी जो स्टाफिंग होती है वो ओवर स्टाफिंग होती है, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो ख़राब हो रहे हैं, काम हो नहीं रहा, पैसा फालतू में जा रहा है। इररिस्पॉन्सिबल स्टाफ, जो स्टाफ है
लेक्चर है? हाँ जी बोलो। हाँ जी, देखिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में जो स्टाफ होगा वो मोस्ट ऑफ क्या होता है, इररिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ठीक है दी जाती है, बट अथॉरिटी भी उनको होती है, पर वो क्या होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस तरीके से निभा नहीं पाते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, एक तरह से एक डिसएडवांटेज हो गई, और इसका एक पार्ट हो गया कि इसकी मतलब कि लो प्रॉफिटेबिलिटी होने का एक कारण बन गया। आगे देखिए, इफेक्ट ऑफ लोकेशन। इफेक्ट ऑफ लोकेशन हो गया हमारा। आगे है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखिए, अगर मान लो गवर्नमेंट सेक्टर का प्रोडक्शन हाउस है और एक प्राइवेट सेक्टर का प्रोडक्शन हाउस है, तो जो प्राइवेट सेक्टर का प्रोडक्शन हाउस है, नॉर्मल सी बात है, उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और गवर्नमेंट सेक्टर के प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि ये यूटिलाइज़ नहीं करते अपने रिसोर्सेज को। हमेशा जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, वो अंडर यूटिलाइजेशन रहता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक कारण है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी लो है। अगर है ओवर कैपिटलाइजेशन, यानी कि हमने जो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगाई हुई है, उसका रिटर्न हमारे को हमेशा कम आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, कैपिटल हमने जो है मोस्ट ऑफ ज़्यादा लगाई हुई है, यानी कि हम हर चीज़ में जो बजट होता है गवर्नमेंट का वो बहुत हाई होता है, लेकिन फिर भी उससे जो रिज़ल्ट निकलते हैं वो उस तरीके से निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ कारण जो कि इस चीज़ के कारण हैं कि पब्लिक सेक्टर में सब कुछ है, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, बट फिर भी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है। तो ये कुछ कारण हैं इसके। आगे हम करेंगे मेजर्स एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इंडिया, रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर, कि हम क्या क्या सजेशंस दे सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको किस तरीके से ढंग से वर्क करवाने के लिए सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सेक्टर कॉर्पोरेशन। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी ओपाइंड दैट ऑल पब्लिक एंटरप्राइजेज शुड बी पुट डायरेक्टली अंडर सम सेक्टर कॉर्पोरेशंस, कि उसको कुछ एक सेक्टर कॉर्पोरेशन के अंदर डाल देना चाहिए। ऑल इंजीनियरिंग एंटरप्राइज शुड बी ब्रॉट अंडर वन कॉर्पोरेशन, सारी जो इंजीनियरिंग की जो एंटरप्राइज है वो एक कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाए। लाइकवाइज ऑल फर्टिलाइजर एंटरप्राइजेज शुड बी ब्रॉट अंडर सेपरेट कॉर्पोरेशन, सारे फर्टिलाइजर के जो भी कॉर्पोरेशन होंगे, वो एंटरप्राइजेज होंगे, वो एक कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाएगी। यानी कि सेक्टर बना देने अपने अलग अलग, ताकि हर एक सेक्टर अच्छे तरीके से वर्क कर सके। रिफॉर्म्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए वो स्किलफुल पर्सन होने चाहिए, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके, एफिशिएंटली वर्क कर सके। आगे है एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड एबल एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए पब्लिक सेक्टर का, और जो एम्प्लॉयज़ हम हायर करेंगे वो बहुत ही एबल या फिर स्किलफुल पर्सन होने चाहिए। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज की इंस्पेक्शन। देखिए, पब्लिक एंटरप्राइजेज आर इंस्पेक्टेड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टीमेट्स कमेटी। अगर आप पब्लिक एंटरप्राइजेज की इंस्पेक्शन कराओगे टाइम टू टाइम, तो वो क्या करेंगे, वो अपना काम अच्छी तरीके से करेंगे, जिससे क्या होगा, आउटकम जो आएंगे वो क्या होंगे, फेवरेबल होंगे। आगे है ऑटोनॉमी टू पब्लिक एंटरप्राइजेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज को ऑटोनॉमी मिलेगी, मीन्स आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं, मतलब कि अपने तरीके से ऑटोनॉमी तरीके से वर्क करें। वो कंप्लीट ऑटोनॉमी शुड बी ग्रांटेड टू पब्लिक एंटरप्राइज टू देयर डे टू डे वर्क, देयर शुड बी मिनिमम पॉसिबल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मतलब खुद से काम करना उनको, मतलब इतना उनको एक अधिकार मतलब होना चाहिए, उनका ऑटोनॉमी उनके पास होनी चाहिए कि हम अपने मर्जी से काम कर सकें, हर चीज़ गवर्नमेंट से पूछ के ना करनी पड़े, हमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो ज़्यादा। प्रॉपर ऑडिटिंग की, जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो पब्लिक एंटरप्राइज हैं उनको प्रॉपर ऑडिटिंग करवाएं उनकी, और ऑडिटिंग करवाने से क्या होगा, उनको ये डर लगा रहेगा कि अगर हमने कुछ गलत किया तो ऑडिटिंग में आ जाएगा और हम आगे पकड़े जाएंगे, कुछ भी लगा, तो इसलिए वो ढंग से तरीके से काम करेंगे, अच्छा काम निकालेंगे। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है उसको अच्छे तरीके से उसकी कैपेसिटी को यूज़ कीजिए। कमर्शियल आउटलुक, कि जो हम ना कॉमर्स को देख के कमर्शियल आउटलुक रखें, यानी कि पब्लिक एंटरप्राइज मस्ट अडॉप्ट कमर्शियल आउटलुक, दे शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, नेशनल इंटरेस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज दैट प्राइस पॉलिसी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज शुड बी बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेज, गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है कि जो प्राइस पॉलिसी है पब्लिक एंटरप्राइजेज की वो मार्केट फोर्सेज पर बेस्ड है,
एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज भी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस। तो प्राइसेस है पब्लिक एंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट्स की, वो किसके बेस पर फिक्स होते हैं, मार्केट प्राइसेस के बेस पर। एंड इन केस द गवर्नमेंट मोनोपोलीज प्राइसेस शुड बी डिटरमाइंड विद व्यू टू रेजिंग द लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जो गवर्नमेंट की मोनोपोलीज के अंदर प्राइस अगर बढ़ाए जाते हैं तो इसलिए इसके बेस पर बढ़ाए जाते हैं कि लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगा, ठीक है। एफिशिएंसी इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है, और लेबर पॉलिसी में नए नए चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो है मतलब होनी चाहिए कि अपने मर्जी से भी रिटायरमेंट हो जाए पर्सन तो भी वो उनको रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई, ताकि इससे क्या होगा, नए नए पर्सन और यंग पर्सन को भी अगर क्या होगा, मौका मिलेगा काम करने का, ठीक है। रिवाइवल ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो सिक पब्लिक यूनिट्स हैं, मतलब जो आज के टाइम में जो यूनिट्स चल नहीं पा रही है ढंग से, वो प्रॉफिट तो क्या, जो उनका एक्सपेंस लग रहा है, जो कॉस्ट लग रहा है, वो भी नहीं कमा पा रही है, वो होती हैं सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। उनका क्या किया जाए, रिवाइवल करवाया जाए उनको, ठीक है, उनको तरीके से दोबारा से चलाया जाए। चेक ऑन एक्स्ट्रा विजन्स, जो भी एक्स्ट्रा विजन्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्चे आ रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, देखिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी the government introduced the concept of memorandum of understanding MOU in 1987 to 88. The main objective of MOU is to reduce the government control and increase accountability of the employees। कि भाई गवर्नमेंट कंट्रोल कम हो जाए, हर चीज़ में गवर्नमेंट से पूछ के काम ना करना जाए, और जो क्या है, एम्प्लॉयज़ अपने काम के लिए अकाउंटेबल हुए, जो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके लिए, उस चीज़ के लिए वो अकाउंटेबल हुए। द नंबर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस साइनिंग MOUs went up from 4 in 1987 to 88 to 124 in 2022 to 21. More such MOUs should be signed। देखो पहले 4 थे ये 1987-88 में, अभी 124 हो गए हैं 2021 के अंदर। More such MOUs should be signed to so as to give freedom to public enterprise in their working। और ऐसे बहुत सारे MOUs साइन किए जा रहे हैं ताकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को थोड़ा अपना काम करने के लिए फ्रीडम दी जाए, हर चीज़ में गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने क्या कवर किया, हमने कवर किया कि भाई स्लो ग्रोथ रेट क्यों है, जो पब्लिक सेक्टर की डिफेक्ट्स क्या हैं पब्लिक सेक्टर के, वो पढ़ा हमने इसके अंदर। और स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि क्या क्या सजेशंस दे सकते हैं हम, जो ये पुअर रेट जो है इसकी ग्रोथ की, उसको अच्छा बढ़ाया जा सके, हमने सजेशंस के बारे में पढ़ा। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।